तो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, मतलब थीटा का मान आपको दिया है 90 अंश। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है और त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा, यदि किसी त्रिज्यखंड, कोई त्रिज्यखंड है, कहा कि यदि त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्त का त्रिज्या के द्वारा काटा हुआ एक भाग ही तो त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब ऐसा कोई वृत्त रहा होगा पूरा, इसको ये बीच में इसका सेंटर रहा होगा, इसको त्रिज्या द्वारा काटा गया होगा, तो ये जो कटा हुआ भाग है वृत्त का, यही तो त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्या इसकी आर है और ये इसके चाप की लंबाई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसी क्षेत्रफल मतलब अंदर का भाग पता है सबको, हमें इस त्रिज्यखंड का क्वेश्चन में हमसे ये वाला एरिया पूछ रखा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्याएं हैं ये 6 सेंटीमीटर की। और सबसे बड़ी चीज, इसके पहले हमने जितने क्वेश्चन लगाए उसमें त्रिज्या का मान दिया था, किसी ने परिधि दे दिया, तो हमें कोण निकालना था, तो हम परिधि के सहारे चाप की लंबाई निकाल रहे थे, फिर एंगल निकाल रहे थे, तब जाकर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली हर एक मान दिया हुआ है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा है, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, मतलब आपको कोण यानी एंगल का मान दे दिया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब सोचिए अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या त्रिज्यखंड का फिगर ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। तब त्रिज्यखंड का फिगर ऐसा होना चाहिए, ये कोई वृत्त रहा होगा, ये इसका केंद्र रहा होगा, त्रिज्यखंड जो होगा वो ऐसे काटा गया होगा, तब तो एंगल 90 अंश का बनेगा। देखिए अब ये एंगल 90 अंश का बन रहा है और हमको ये वाला एरिया क्वेश्चन में पूछ रखा है। एंगल आपको दे दिया और त्रिज्या का मान भी आपको दिया है, ये इसका केंद्र है। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, यही तो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। अगर ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है, सिंपल फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक वैल्यू दे रखी है। थीटा का मान दे दिया आपको, त्रिज्या दे दी, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्षेत्रफल बराबर पाई। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये आपका पाई है, पाई को एडिटिव नोट कर देते हैं। आर, आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिया है 6, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे। थीटा, थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री लिख देंगे, बटे में 360। क्षेत्रफल बराबर पाई 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, गुणे 90 बटे में 360। ये 0 से 0 उड़ जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक का 36, 4 बार में 4 एकम 4, 4 9 36। तो यहां मैं लिख देता हूं
क्षेत्रफल बराबर ये 9 गुणे पाई, तो 9 गुणे पाई यही तो है। तो क्षेत्रफल बराबर 9 का पाई में गुणा करेंगे तो ये 9 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, 240 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, 236 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, कोई वृत्त है, ये रहा कोई वृत्त, वृत्त की एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, मतलब ये जो चाप की लंबाई है ये दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये चाप की लंबाई कितनी हो गई? ये चाप मतलब सिंपल किसी भी एक चीज को केंद्र मानकर लिया गया चाप की जो चाप की लंबाई कहलाएगी। हमने इसको केंद्र माना और मान लिया ऐसे। ये जो चाप की लंबाई है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये चाप की लंबाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई इस वृत्त के केंद्र पर, यही तो केंद्र है इसका, इस वृत्त के केंद्र पर क्या करता है? 24 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे जो पूरा वृत्त बना होगा उसे पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन का फिगर बनाता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा? एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, तो पहले कोई सा वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया। इस वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, ये चाप की लंबाई हो गई आपकी, ये हो गई चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। इस चाप की लंबाई का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर, यही तो केंद्र है, केंद्र ओ, केंद्र पर 24 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा की वैल्यू दिया है 24 डिग्री। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? इस पूरे वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पहले आपको क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दिया है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, और कोण यानी कि एंगल का मान आपको दिया हुआ है 24 डिग्री। अब सोचिए कि सिर्फ इतनी चाप की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये कंफर्म है, क्योंकि चाप की लंबाई ही तो वृत्त की एक छोटी सी परिधि होती है। ये भी वृत्त की परिधि है, लेकिन छोटी सी परिधि है, क्योंकि ये चाप की लंबाई बन गई है। अब अगर 15 सेंटीमीटर लंबी कोई परिधि है, ये 24 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कंफर्म है कि जो पूरी वृत्त की परिधि होगी ये इस 15 से बड़ी होगी। अगर ये इतना छोटा चाप जो है 24 डिग्री का, जो छोटा सा चाप है इस वृत्त का, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो पूरे वृत्त की परिधि जो भी होगी वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। आइए देखते हैं। तो यही चाप की लंबाई जो 15 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 24 डिग्री। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये 24 डिग्री का कोण बना रही कि नहीं बना रही है? 24 डिग्री कोण बना रही है। और चाप की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगर यहां से हम 1 डिग्री का मान निकालना चाहें तो आप ये जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जा सकता है। 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस 24 को हम 24
ध्यान से देखेंगे, इसे हम 24 गुणे 1 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर ये 15। कोई समस्या नहीं। यहां से 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो 1 डिग्री का मान 15, ये इधर बुरा कर रहा है 24, यहां के भाग करेगा 15/24 हो जाएगा। 1 डिग्री का मान कितना हो गया? 15/24। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूरे वृत्त की परिधि, यही तो पूछा है। अब समझने की बात क्या है कि 1 डिग्री का कोण बनने में इतनी परिधि ली जा रही है, तो पूरे वृत्त की जब परिधि बनेगी तो मुझे ये बताइए कि पूरे वृत्त की परिधि बनने में इतने अंश का कोण बनता है 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। ये 1 डिग्री है, बराबर, ये बताइए इस 1 डिग्री का मान 15/24 है, ये छोटे चाप की लंबाई है और हमें पूरे वृत्त की परिधि निकालनी है। तो जब हम पूरे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। तो मतलब अगर हम इसमें 360 अंश से गुणा कर दे तो पूरे वृत्त की परिधि का मान हमको मिल जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि बनने में 360 अंश का कोण बनता है। अगर इतना सा बनने में 24 डिग्री बन रहा है तो पूरा बनने में 360 तो बनेगा ना। तो बस वही है, सिंपल सा। तो यहां से 360 डिग्री, यानी कि ये टोटल क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। परिधि बराबर, ये काटिए थोड़ा सा, तो 4 6 का 24 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 90 बच जाएगा। 6 1 6, 6 15 90, ये 15 और गुणे ये 15। तो परिधि बराबर 15 गुणे 15 आप करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा था 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई द्वारा, 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई द्वारा 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई द्वारा 24 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। मतलब जो चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 24 डिग्री का। जो ये चाप की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, एक चाप की लंबाई है 15, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 24 डिग्री का। और आप ध्यान से अगर समझे चीजों को, तो पूरे वृत्त की परिधि पूछा है, तो पूरे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर हमें यहां से 1 डिग्री की वैल्यू मालूम चल जाए और उसमें हम 360 से गुणा कर देंगे तो पूरी परिधि निकल करके आ जाएगी। 24 डिग्री का कोण बन रहा है कब? जब चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तब। तो यहां से पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 24 गुणे 1 डिग्री बराबर 15। तो 1 डिग्री का मान हो जाएगा 15/24। ये 1 डिग्री का मान है, कोई सिंपल 1 डिग्री का मान है। और ऐसे ऐसे पूरे जब वृत्त को आप तय करेंगे, पूरे वृत्त की परिधि तक जाएंगे तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो पूरे वृत्त की परिधि जो होगी, ये 1 डिग्री का मान इतना है, तो पूरे वृत्त की परिधि का मान जो भी होगा उसमें हमें 360 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। आप अगर ध्यान से देखें, 24 से कम 24 और 24 15 360 हो जाएगा। तो परिधि बराबर 15 गुणे 15 225 सेंटीमीटर। हमेशा अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा।
बाकी आपसे परिधि पूछता है, परिमाप पूछता है, चाप की लंबाई पूछता है। ये सभी मात्रक सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में होंगी। इनमें स्क्वायर नहीं लगता है मात्रक में, बस एक क्षेत्रफल ही ऐसा है जिसके मात्रक में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके सामने, किसी पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, 1540 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इस पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जब कभी पहिए से संबंधित सवाल आते हैं तो उस कंडीशन में चक्करों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई पहिया है, मान लीजिए कि कोई पहिया है, क्या कोई ये रहा कोई पहिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पहिया है और ये पहिया जो है आपका, इस पहिए का व्यास मान लीजिए कुछ है, जो भी हो, और ये पहिया ऐसे घूमता है। गांव में आप देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो टायर लेकर के उसको चलाते हैं और टायर को वो चलाते जाते हैं, टायर आगे जाता है और वो दूरी तय करते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी टायर का मान लीजिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है या किसी टायर की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और वो बच्चा उस टायर को चला करके 24 किलोमीटर तक जाता है, तो उसका टायर कितने बार घुमा होगा, उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले ये एक वृत्त ही तो है, क्योंकि पहिया किस आकार में होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त की और पहिया जितनी दूरी तय करेगा वो अपने परिधि को ही तो तय करेगा। जैसे आप मान लीजिए ये कोई एक पहिया है, मान लीजिए ये जो भी दूरी तय करेगा, इसको हम ऐसे अगर लुढ़काते हैं यहाँ पे, तो ये जो भी दूरी तय करेगा इसका जितना ये परिधि है उतना ही दूरी तय करेगा। एक बार में ये अपने परिधि के हिसाब से ही तो दूरी तय करेगा। इसका जितना परिधि होगा, अगर ये कोई पहिया जूम करते हैं, हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये कोई पहिया है। अगर ये कोई पहिया है और इस पहिए को हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पहिया क्या दूरी तय करेगा, ये पहिया जो भी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि होगी, ये अपने परिधि के हिसाब से दूरी तय करेगा। छोटा पहिया अगर ये है, इसकी परिधि भी छोटी है, तो ये दूरी भी कम तय करेगा एक चक्कर में। अगर यही बड़ा पहिया होता तो ये बहुत ज्यादा दूरी तय करता, इसकी दूरी ज्यादा हो जाती, बढ़ जाती। तो कोई भी पहिया या कोई भी वृत्ताकार वस्तु जो भी डिस्टेंस तय करती है वो अपने परिधि के अकॉर्डिंग तय करती है। और हमें क्या याद करना है, चक्करों की संख्या। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई r, और ये कितनी बार घूम रहा है। और मान लीजिए कि ये कोई परिधि है, ठीक, कोई भी एक गोल वस्तु है, कोई वृत्त के आकार में है, ये 25 बार घूमा। कितनी बार घूमा, 25 बार। तो 25 बार घूमा है, तो घूमने की संख्या कितनी है, 25। तो संख्या मतलब n पर नंबर, n क्या है, n है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। कोई पहिया है जिसने 25 चक्कर लगाया है, तो ये पहिया 25 चक्कर लगाने के बाद जो भी दूरी तय करेगा ये अपने परिधि के हिसाब से ही तो दूरी तय करेगा। तो इसकी परिधि को हमने मान लिया 2 पाई r, और इस परिधि में अगर हम इस पहिए के चक्करों की संख्या से गुणा कर दें तो तुरंत वहां पे दूरी का मान निकल करके आ जाएगा। मतलब फार्मूला क्या बना, दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। अब कोई सा भी क्वेश्चन कहेगा कि कोई एक पहिया है, कोई एक पहिया है जो 25 चक्कर लगाता है, तो 25 चक्कर लगाने के बाद ये कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको क्वेश्चन में पहिए का त्रिज्या दिया होगा या व्यास दिया होगा, तो आप पहिए की पूरी परिधि लिख देंगे यहाँ पे,
उसमें जितना चक्कर लगाया है उससे जैसे ही आप गुणा करेंगे, पहिए की परिधि में जितना चक्कर वो लगाया है जैसे उससे गुणा करेंगे तो वो पहिया कितना दूर जाएगा, ये मान आपको इस फार्मूले से निकल करके आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 500, दूसरा ऑप्शन 600, तीसरा ऑप्शन 700 और चौथा ऑप्शन 800। क्वेश्चन में कहा है एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हम ये कोई पहिया है, इस पहिए का जो आपको व्यास दिया हुआ है, इस पहिए का जो व्यास है, ये कोई पहिया है, इस पहिए का जो आपको व्यास दिया हुआ है ये दिया है 98 सेंटीमीटर और कहा है कि एक पहिए का व्यास, जो जो क्वेश्चन में टर्म दिए हुए उन्हें मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पहिए का व्यास बराबर 98 सेंटीमीटर। कहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। यह पहिया 1540 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, मतलब कि आपको दूरी का मान कितना दे दिया? 1540 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इस पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो हम लोग चक्करों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n से मतलब इसी n का मान क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि कितना चक्कर इसे घूमना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं। ये अब व्यास दिया है तो जब भी आपको चक्करों की संख्या बतानी हो और कोई पहिया दिया हो जिसमें दूरी का मान दिया हो और त्रिज्या दी हो और चक्करों की संख्या बताना हो तो एक ही फार्मूला लगता है। मैंने आपको बताया है कि दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n, जहां n क्या है? चक्करों की संख्या। n क्या है? यहां पे चक्करों की संख्या। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आपको फार्मूला पता है, क्वेश्चन आपको कितने भी तरीके से उलझा करके दे, आप अगर अपने माइंड का यूज करते हैं तो सवाल को आप लगा ले जाएंगे। आपसे चक्करों की संख्या पूछा है, मतलब n का मान पूछा है, इसी फार्मूले में जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक तरफ कर दीजिए और बाकी को दूसरे तरफ कर दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, ये सब इस n में गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेंगे अपान 2 पाई r। चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे 2 पाई r, फार्मूला बन गया। अगर इसी क्वेश्चन से आपको मान लीजिए यहां पर चक्करों की संख्या दे दिया, दूरी दे दिया, त्रिज्या का मान पूछ दिया, तब क्या करेंगे? त्रिज्या को यहीं पे लिख दीजिए बराबर दूरी इधर है ही अपान ये पाई और 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, ये n इसमें गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। 2 गुणे पाई गुणे n, त्रिज्या का फार्मूला बन गया। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आपको फार्मूला वहीं से बना लेना होगा। सिंपल हम लोग देखते हैं पहले। तो दूरी दिया है क्वेश्चन में आपको 1540 किलोमीटर और त्रिज्या का मान रखना है। हमें त्रिज्या का मान नहीं दिया, हमें व्यास का मान दिया है, लेकिन हमें यह बात पता है कि व्यास के सहारे हम त्रिज्या को निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। मतलब अगर व्यास में हम 2 से भाग कर दें तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आइए देखते हैं। फार्मूला होता है r बराबर d/2। r मतलब त्रिज्या बराबर d फॉर डायमीटर मतलब व्यास 98 बटे 2, भाग करेंगे 2 से 98 में 49 आएगा। मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया? 49।
अब फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये फिगर है आपका, ये आपका फिगर है, ये इसका व्यास दिया हुआ था 98। चलिए त्रिज्या का मान आ गया 49, 49 आ गया। फार्मूला लगा दीजिए आप लोग, दूरी बराबर 2 पाई आर गुणे एन, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या। दूरी का मान दिया है 1540 किलोमीटर। अब आप हमें ये बताइए, अगर ये व्यास जो है आपका ये 98 सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्या भी तो सेंटीमीटर में होगी। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो दूरी भी तो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, लेकिन ये तो किलोमीटर में दी हुई है, मतलब कि हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाना होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहां से ये दूरी आपको कितना दिया है, दूरी बराबर 1540 किलोमीटर, दूरी बराबर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ये है किलोमीटर। तो किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में आप नहीं बदल सकते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, फिर मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। अगर चाहे कि अचानक से कोई बच्चा एकदम छोटे से बहुत बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, वो बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। उसी प्रकार से जो मात्रक होते हैं वो अचानक से अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको उसकी घात याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे हल करेंगे। तो पहले किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, ये 1540 है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। तो जैसे ही 1540 में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा, ये मीटर में बदल चुका है। दूरी बराबर, तो ये 1540, 1 2 3 जीरो लग जाएगा यहां पे, 1 2 3 जीरो, ये मीटर में आ चुका है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। मैं इस चीज को लिखवा दूंगा आपको, आप नोट में चाहें तो लिख सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये अब सेंटीमीटर में बदल चुका है। तो दूरी यही फॉर्मूला तो है, दूरी बराबर 2 पाई आर इंटू एन। मान रख दीजिए आप, दूरी का मान कितना आया, 15 4, ये 4 जीरो इसके बाद दिया हुआ है, और गुणे 100। आप चाहें तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू अभी यही रहने देते हैं, पाई आर को भी रहने दीजिए, ये एन है, क्या है, एन। यहां से हम एन का मान निकालना चाहते हैं, तो पहले ये 15, ये 2 2 4 2 6 जीरो, अपान, ये सब इसमें गुणा कर रहे हैं एन में, तो इधर आके भाग करेंगे, 2 पाई आर हो जाएंगे, बराबर एन हो जाएगा। अब 2 पाई का मान 22/7 हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 गुणे क्वेश्चन में कहा है कि एक तार के टुकड़े को मोड़कर, मतलब मान लीजिए ये कोई तार है, क्या है, मैंने मान लिया ये कोई एक तार है, क्या है, यहां से यहां तक का कोई एक तार है। इस तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तार का टुकड़ा रहा होगा, ये रहा तार का टुकड़ा, इसको यहां से लोगों ने मोड़ दिया होगा ऐसे करके। जब ये मोड़ा गया होगा तो फिर ये टुकड़ा ऐसे हो गया होगा, फिर नीचे से इसको लोग इस तार को ऐसे नीचे कर दिए होंगे,
फिर नीचे से लोग मोड़े होंगे, फिर ये कुछ ऐसा हो गया होगा, फिर इसको इधर से भी मोड़ दिए होंगे, तो ये एक वर्ग बन गया होगा। तो यही बात क्वेश्चन में कहा है कि एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो ये एक वर्ग बन गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, तो एक वर्ग तो बन गया, तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक तार के टुकड़े को मोड़कर 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। मतलब कि जो वर्ग बनी है उसकी भुजा कितनी है, 120 पाई सेंटीमीटर में। हम सभी को ये बात पता है, अगर वर्ग बनाया जाएगा और वो भी 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया जाएगा, तो हम सब ये बात जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो तार के टुकड़े को मोड़कर वर्ग बनाया गया है उसकी एक भुजा 120 पाई सेंटीमीटर है, तो सब की सब भुजा 120 पाई ही होंगी। ये बात तो कंफर्म है। अगर तार को मोड़कर हम कोई सा भी वर्ग बनाए हैं और उस वर्ग की एक भुजा 120 पाई सेंटीमीटर है, तो हर भुजा का मान 120 पाई होगा, क्योंकि नियम है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहीं से हमें तार की लंबाई मिल गई। कैसे? हम इसका परिमाप निकालेंगे। क्या निकाल देंगे? परिमाप। सबको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है 4a, मतलब कि 4 गुणे भुजा होता है। और परिमाप क्या है? इन सभी बाउंड्रीज जो है, जो ये बाउंड्री है, इन बाउंड्रीज का योग ही तो परिमाप होता है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा क्या है? 120 पाई। 120 पाई परिमाप बराबर 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 480 पाई सेंटीमीटर। मतलब कि इस वर्ग का जो परिमाप है वो 480 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। और बड़े लॉजिक वाली बात ये है कि इसका परिमाप 480 पाई सेंटीमीटर है। और आपको ये बात पता है कि ये जो वर्ग बनाया गया है ये एक लंबे तार को मोड़कर बनाया गया है। अगर इसका परिमाप जो है ये ही तो तार की लंबाई है। एक तार है कोई, इस तार को हमने मोड़ के वर्ग बना दिया, तो जो वर्ग की बाउंड्रीज होंगी वही तो तार की लंबाई होगी। मतलब कि जो तार की लंबाई है वही यहां पर वर्ग का परिमाप है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि एक तार के टुकड़े के 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, पहले वर्ग बना दिया गया, अब इसी तार को मोड़ करके, इस तार को मोड़ा गया है और इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए। इसी तार को मोड़ करके अगर एक वृत्त बनाया जा रहा है, यह कोई वृत्त बनाया गया है इस तार को मोड़ करके, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब इस वृत्त का रेडियस आपसे पूछ रहा है। हम सबको पता है कि तार की लंबाई क्या है? 480 पाई। ये टोटल तार जो 480 पाई सेंटीमीटर लंबा तार है। और आप ध्यान से देखें, इसी तार को मोड़ करके तो वृत्त बनाया गया, और अगर इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है तो वृत्त की जो परिधि होगी, भाई वृत्त तो उतना ही बनेगा। अगर हमारे पास इतना छोटा तार होगा तो इतना छोटा वृत्त बनेगा, हमारे पास बड़ा तार होगा तो ऐसे बड़ा वृत्त बनेगा। जितना लंबा तार होगा उतना बड़ा वृत्त बनेगा। मतलब तार की लंबाई ही, जो तार की लंबाई होगी वही आपका वृत्त का परिधि हो जाएगी। तो फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर
2 पाई आर, और हम वर्ग के सहारे तार की लंबाई ऑलरेडी निकाल लिए हैं। और ये तार की लंबाई ही तो, जितना लंबा तार होगा उतनी ही लंबी वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि इसी तार से तो वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो यानी वृत्त की परिधि के स्थान पे हम 480 पाई लिख सकते हैं, बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा, और ये आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे 480, ये 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके ये भाग करेगा, बराबर ये आर बच जाएगा। आर बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 0। आर यानी कि त्रिज्या का मान 240 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 240 सेंटीमीटर दिया है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, जब किसी एक 2D फिगर से, जब किसी एक द्विविमीय आकृति को मोड़कर या द्विविमीय आकृति के जरिए कोई दूसरी 2D फिगर बनाई जाए, जब एक 2D फिगर से कोई दूसरी 2D फिगर बनाई जाए, तो उन दोनों आकृतियों का जो परिमाप होगा, जो उनका पेरीमीटर होगा, वो आपस में बराबर होता है। क्यों? इतना लंबा कोई तार है 5 मीटर का, अब मान लीजिए इसी 5 मीटर के तार से हम कोई वर्ग बना दें, तो वर्ग भी जो होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा वो 5 ही मीटर तो होगा सब मिला करके। इसी 5 मीटर के तार को हम मोड़ के कोई वृत्त बना दें, तो जो वृत्त की ये परिधि होगी, परिधि को ही तो परिमाप कहते हैं, ये भी तो 5 ही मीटर होगी ना। इसलिए जब किसी एक द्विविमीय आकृति से कोई दूसरी द्विविमीय आकृति बनाई जाती है, तो उनके परिधि या फिर उनके परिमाप आपस में बराबर होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 215, दूसरा ऑप्शन 227, तीसरा ऑप्शन 532 और चौथा ऑप्शन 531। क्वेश्चन में कहा है एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बनाने के लिए, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा एक तार को, मतलब कि इधर कोई एक तार है, ये कोई एक तार है, इस तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बनाने के लिए, ये एक वर्ग बन रहा है, और ये जो वर्ग है ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग है। अब पिछला क्वेश्चन जो था उसमें कहा था 120 पाई सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, मतलब उसमें वर्ग की भुजा आपको दिया हुआ था 120 पाई, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये जानना होगा कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है क्वेश्चन में, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक होता है वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो आपको क्वेश्चन के प्रयोग हुए मात्रक के आधार पे ये समझना होगा कि ये किसका मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल का ही मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होता है। तो मतलब इस वर्ग का जो एरिया दिया हुआ है ये दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के जरिए हम भुजा का मान निकाल सकते हैं,
और जब हम भुजा का मान निकाल लेंगे तो फिर हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, और परिमाप ही तो चारों बाउंड्रीज होती हैं, परिमाप को ही तो बाउंड्रीज की लंबाई कहते हैं। और जैसे ही हमें इस वर्ग के चारों बाउंड्रीज की लंबाई मिल जाएगी, तुरंत हम तार की लंबाई पता कर लेंगे, क्योंकि वर्ग बना किससे है? वर्ग तार से ही तो बना है। अगर हमें वर्ग का परिमाप मालूम चल जाए तो मतलब हमें तार की लंबाई मालूम चल जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि तार 5 मीटर का हो और वर्ग का परिमाप 10 मीटर हो जाए, नहीं, क्योंकि वर्ग बना किससे है? वर्ग तार से बना है, तो जितनी तार की टोटल लंबाई होगी उतना ही तो वर्ग का परिमाप आएगा। तो हमारा उद्देश्य होगा वर्ग का परिमाप निकालना। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा? पहले हम क्षेत्रफल के सहारे भुजा का मान निकालेंगे, फिर भुजा के सहारे हम वर्ग का परिमाप निकाल पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में कहा एक तार को मोड़कर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग बनाया गया है। मतलब आपको क्षेत्रफल का मान दिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझने की बात यह है, हम कैसे जानेंगे कि ये 169 क्षेत्रफल का मान है? तो मैंने आपको बताया है कि चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बन रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। मीटर स्क्वायर कहे, सेंटीमीटर स्क्वायर कहे, ये सब के सब क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान दिया है 169, तो जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां पर हम 169 लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 169। हमें भुजा का मान चाहिए, स्क्वायर हटाना होगा, और आप सबको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है, और 169 करड़ी में है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। 169 का वर्गमूल होता है 13। मतलब वर्ग की जो भुजा है, इस वर्ग की जो भुजा है, ये भुजा है 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 169 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी भुजा निकल के आ गई है वो क्या आई है? 13 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सब की सब भुजाएं 13-13 हो जाएंगी। अब हम निकालते हैं इस वर्ग का परिमाप। क्या निकालते हैं? वर्ग का परिमाप। आइए, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4a, यही तो होता है परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा का मान हम निकाल चुके हैं 13, परिमाप बराबर ये 13 चौको 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बहुत विशेष समझने की बात है, परिमाप का मान 52 सेंटीमीटर आ चुका है। परिमाप क्या है? इस वर्ग की चारों भुजाओं का योग, यही तो परिमाप है। मतलब कि ये जो वर्ग बना है, जो इसके बाउंड्रीज की लंबाई है, ये कितना है? ये है 52 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग के चारों बाउंड्रीज की लंबाई 52 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि तार की लंबाई भी 52 सेंटीमीटर रही होगी। ये बात तो तय है, क्योंकि वर्ग बना किससे? तार से ही तो वर्ग बना। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए, इसी तार को फिर से मोड़ा जा रहा है, क्या बनाने के लिए? वृत्त बनाने के लिए। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं।
इसी तार को फिर से मोड़ा जा रहा है एक वृत्त बनाने के लिए। ये वृत्त बन चुका है आपका। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और आपसे क्वेश्चन में एक बात और कहा है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक बताइए। तो देखिए, सबको पता है कि क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसीलिए कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब चूंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर कह दिया है, इसलिए वो ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है। क्या कहा, कोष्टक में लिखा है क्वेश्चन में कि इस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाग दशमलव में जाएगी, तो उस दशमलव के निकटतम मान को हमको लिखना है। जैसे दशमलव में आ गया 5.64886, तो हमें इस वैल्यू को नहीं लिखना है, बल्कि हमें निकटतम मान लिखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है। तो हम 5 आंसर लिख देंगे। इसका ये मतलब है जब कोई मान दशमलव में जाता है बहुत दूर तक, तो हम निकटतम वैल्यू को लिख लेते हैं। अगर कहीं लिखा है 6.0485 ऐसे, तो हम उसको मान लेते हैं कि इसका आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे तो क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करना है वो निकटतम मान के लिए ज्ञात करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए ज्ञात करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आखिर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, त्रिज्या की। और त्रिज्या का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें एक बात पता है कि वर्ग तार से ही वर्ग बना है और इसी वर्ग से ही वृत्त बना है। मतलब कि जितना वृत्त का परिमाप होगा उतना ही इस वर्ग का परिमाप होगा, और जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही वृत्त का परिमाप होगा। तो लिखेंगे परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और हम वर्ग का परिमाप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 52 सेंटीमीटर यहां पे। क्यों, इसी वर्ग से ही तो वृत्त बना है। अगर इसका पूरा जो मान है ये 52 है, तो वृत्त भी बना होगा, तो उसी तार से वृत्त भी बना है। तो वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होगी, वृत्त की जो परिधि होगी, वो भी तो पूरी 52 ही होगी। तो परिधि के प्लेस पे हम 52 लिख सकते हैं, बराबर ये 2πr हो जाएगा। r की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे, ये 52 ये इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, बटे 2π हो जाएगा। r बराबर 52/2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। ये 7 हर में है, तो ये देखिए ध्यान से, ये ऊपर अंश में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा, ऊपर अंश में चला जाएगा। चलिए r बराबर, ये काटेंगे इसे हम, तो या फिर अगर यहां से आप पाई की वैल्यू रख देते हैं तब भी आपका मान निकल जाता है। अगर पाई की वैल्यू को आप नहीं रखते हैं तब भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्यों, जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, πr², और वहां पे जब आप r की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कट जाएगी। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि हम पाई के मान को ऐसे ही रहने देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे हमें ये प्रॉफिट होने वाला है, उससे हमें ये फायदा होगा कि जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो वहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। r बराबर 2 1 कम 2, 2 से 26 बार में कटेगा, 26/π ये आ जाएगा। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे r की वैल्यू क्या है 26/π, इसका होल स्क्वायर, यही तो है। चलिए क्षेत्रफल
बराबर पाई गुणे 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 बटे ये पाई का स्क्वायर है, तो पाई का स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं पाई गुणे पाई, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रख रहे थे कि पाई की वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, हार्ड होगा। जब हम जान रहे हैं कि पाई क्षेत्रफल में कटने वाला है तो वैल्यू लास्ट में रखते हैं। चलिए मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसे। क्षेत्रफल बराबर ये 676 हो जाएगा अपान ये पाई है, पाई की वैल्यू होती है, यही तो बचा है पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्षेत्रफल बराबर 676 गुणे ये 7 हो जाएगा और बटे में ये 22। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 676 का आप 7 में जब गुणा करेंगे 7 6 का 42, 7 7 49 और 4 53, 7 6 का 42 और 5 47, ये आपका क्षेत्रफल की वैल्यू आएगी। आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में कहा था कि जो आपका क्षेत्रफल रहेगा वो निकटतम संख्या में निकलेगा, क्योंकि वैल्यू पूरी पूरी कटेगी नहीं तो उसे निकटतम मान में निकालना होगा। 47 32 आ गया गुणा करने पे, इसका बटे क्या है 22। चलिए हम 22 से भाग देते हैं, ये 22 से हम लोग भाग देने वाले हैं 47 32 में, तो ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये कट जाएगा, आगे का 3 उतार लेंगे, 22 एक कम 22 हो जाएगा, यहां 3 में से 2 जाए 1, 3 में से 2 जाए 1, 11 बच जाएगा। इसके बाद 2 बचा हुआ है, हम इस 2 को उतार लेंगे तो ये लगभग 22 पंजे 110, ये 5 बार में जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, फिर यहां 0 बढ़ाएंगे, यहां 0 बढ़ेगा, फिर ये 9 बार जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है ना कि निकटतम पूर्ण संख्या तक मान निकालना है, तो 215 के बाद हम आगे क्यों लेके जाएं। हम मान लेते हैं कि इसको काटने पे निकटतम वैल्यू जो आएगी वो 215 आएगी। दशमलव को ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 215 दिया है, तो 215 जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में मान ले जाना है और दशमलव में मान ले जाने कोई मतलब है नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कहा है कि निकटतम पूर्ण संख्या तक आपको मान निकालना है, तो 215 आ गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।